नमस्कार। मैं हूं शोभा पटेल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचएससी बोर्ड हिंदी परीक्षा 2021 नमूना कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्र और आदर्श उत्तर पत्र विभाग 2 देखने वाले हैं। पहले विभाग में हमने नमूना कृति पत्रिका दी है और इस विभाग में उस कृति पत्रिका का आदर्श उत्तर पत्र का नमूना यह हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ उत्तर पत्र प्रारंभ होता है, परंतु यह उत्तर पत्र शुरू करने के पहले फिर एक बार वही सूचना, पेन से ही आकृति के लिए पेन का ही इस्तेमाल करना है। आकृति में उत्तर पेन से ही लिखना है। गद्य, पद्य, व्यावहारिक हिंदी और विशेष अध्ययन पर जो कृतियां हैं उसके लिए आकृति आवश्यक है और यहाँ व्याकरण के लिए आकृति की आवश्यकता नहीं है। पेन का इस्तेमाल करना है, यह महत्वपूर्ण बात है और पेन से ही उत्तर लिखना है और जहां जहां आकृतियां हैं वहां वह उस आकृति में ही उत्तर लिखना है। यह हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। अब उत्तर पत्र देखिए, विभाग 1 ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, फिर कृति 1 वो पंक्ति छोड़ देना, उसके नीचे एक क्रमांक देना, वह पंक्ति भी छोड़ दीजिए क्योंकि वह संजाल पूर्ण कीजिए, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति छोड़ देना और तीसरी पंक्ति से उत्तर जैसे आकृति में पूछा है वैसे देना। देखिए, बैजू की आंखों में थी करुणा, आंसू, आहें, आग, क्रोध, इनमें से कोई भी 4 उत्तर यहाँ संजाल में आपको लिखना है। इसी तरह की आकृति होनी चाहिए और उत्तर पत्र में आपके कृति क्रमांक 1 और 1 क्रमांक, इस तरह आपका उत्तर पत्र का आदर्श नमूना इस तरह का होता है। उत्तर जांचने वाले के लिए सुलभता होती है। देखिए, कृति 1 यहाँ दूसरा शब्द संपदा का प्रश्न है। समानार्थी शब्द लिखिए अथवा इन शब्दों के लिए गद्यांश में आए शब्द ढूंढ कर लिखिए, जो कुछ भी हो। दास, सेवक, जबान, जीव, तपस्या, साधना या तप, मौत, मृत्यु। यह महत्वपूर्ण बात है, इसी तरह लिखना है, एक के बाद एक नीचे नीचे लिखते जाना है, जांचने के लिए योग्य होता है। अब देखिए, कृति 1 में यह तीसरा क्रमांक का प्रश्न है अभिव्यक्ति का। जीवन में तपस्या का महत्व, इसके बारे में आपके विचार लिखिए। तपस्या, तप, साधना मतलब कठोर श्रम, परिश्रम। बार बार यही बात हर पाठ में आप पढ़ते आए हैं कि जिंदगी में कठोर परिश्रम के लिए पर्याय नहीं है। यह बैजू बावरा पाठ के आधार पर आपको यहाँ लिखना है। देखिए, तपस्या का जीवन में बड़ा महत्व है। तपस्या का अर्थ है तप, साधना या कठोर परिश्रम। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा मंजिल हासिल करने के लिए कठोर परिश्रम या तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या से मनुष्य को आत्मशक्ति मिलती है। अर्थ, समय, विचार और इंद्रिय पर संयम रखकर ही तपस्या की जाती है। विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्तियों ने तपस्या से कमजोर शरीर को बलवान बनाया था। उन्होंने कमजोर शरीर को बलवान बनाया था। कमजोर मन को बलवान बनाना, अपनी कमजोर परिस्थिति को बलवान बनाना, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है इसके लिए तपस्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस गद्यांश में बैजू बावरा ने 12 साल की तपस्या करके गान विद्या में प्रवीणता प्राप्त करके तानसेन के साथ युद्ध करके गान युद्ध करके उसमें जीत गया था। यानी साधना, कठोर परिश्रम करने के बाद जो हमें विद्या ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपका लक्ष्य भी हासिल होना चाहिए, केवल परिश्रम नहीं। इस तरह आपको 40 से 50 शब्दों में यह अभिव्यक्ति लिखनी है और यह कृति 1 आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 6 अंक का यह पहला भाग समाप्त होता है। कृति 1 देखिए, यह ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ पर यह गद्यांश लिया है और इस पर यही प्रश्न है कि ओजोन छिजता है, इसके लिए अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण थे ही नुकसान पहुंचाने वाले। अब नया आ गया है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यौगिक का इस्तेमाल किस तरह होने लगा और किन किन बातों में होने लगा, यह आपके लिए आकृति पूर्ण करने के लिए दिया है। कीटनाशक, दवाएं, फ्रिज, एयर कंडीशनर और यहाँ और भी हैं प्रसाधन साधन, इनमें भी इसका उपयोग ज्यादा होने लगा। यह आकृति पूर्ण कीजिए के लिए आया है। कृति 1 2 देखिए, उसमें दूसरा शब्द संपदा का विलोम शब्द लिखिए। गंध, गंधहीन, रंग, रंगहीन, क्रियाशील, अक्रियाशील, ज्वलनशील, अज्वलनशील। यहाँ विलोम शब्द गद्यांश के आधार पर लिखिए। गंध, गंधहीन यह भी होता है।
परंतु यहाँ रंगीन रंगहीन ऐसा भी होता है, परंतु अपने गद्यांश में गंध के लिए गंधहीन आ गए हैं। ये विलोम शब्द भी है और सीएफसी की विशेषताएं भी हैं। सीएफसी जो यौगिक बना था इसकी ये विशेषता भी है। यह विलोमार्थी के लिए भी पूछा जा सकता है अथवा उसके आकलन के लिए संजाल में भी पूछा जा सकता है। देखिए, यह एक दुनिया भर की समस्या है। भौतिक विकास हासिल करते समय अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को जन्म दिया है। इसी पर आपको अभिव्यक्ति लिखनी है। देखिए, भौतिक विकास हासिल करने के लिए धरती पर संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। जैसे जंगल काटकर शहरों को बसाया जा रहा है, जिससे वन संपत्ति का नाश हो रहा है। कारखानों के रासायनिक द्रव्य जल प्रवाह में छोड़कर जल स्रोत प्रदूषित किया जाता है। परिणाम स्वरूप पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। सीएफसी यौगिकों का फ्रिज, एयर कंडीशनर, दवाएं आदि में खूब इस्तेमाल होता है, परंतु उसका अपघटन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ओजोन की परत छिदती है। इससे धरती पर स्थित सजीवों का जीवन खतरे में आ सकता है। ये सभी बातें हैं। या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, कोई भी 2-3 उदाहरण लेकर आप किस तरह ये समस्याएं भौतिक विकास मनुष्य के जीवन में किस तरह समस्याओं का निर्माण कर रहा है, यह उदाहरण से आपको यहाँ स्पष्ट करना है। अभिव्यक्ति के लिए यह तीसरी कृति है। इस तरह कृति 1A 6 अंक के लिए है, आकलन 2 अंक के लिए, शब्द संपदा 2 अंक के लिए और अभिव्यक्ति यह 2 अंक के लिए। इस तरह 6 अंक के लिए कृति 1A है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह मैंने दिया है ऐसा ही परीक्षा में लिखना है ऐसा नहीं है। आपको भौतिक विकास के कारण जो कुछ समस्या दुनिया फेस कर रहे हैं इस पर आपके अनुभव लिखना है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। अब कृति 1E, इसमें 3 आपको प्रश्न दिए जाने वाले हैं। लघुत्तरी प्रश्न लिखने हैं, 3 अंकों के लिए लिखना है और यह 3 पाठ पर 3 प्रश्न दिए जाने वाले। यह पहला पाठ पर देखिए, पाप के 4 हथियार पर प्रश्न दिया है। पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, संदेश स्पष्ट कीजिए, विचार स्पष्ट कीजिए। ऐसे जनरल प्रश्न पाठ पर पूछे गए हैं। पाठ के आधार पर आपको 3 परिच्छेद में 3 अंक के लिए उत्तर लिखना है और वह 60 से 80 शब्दों में लिखना है। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने पाप के 4 हथियार इस निबंध में समाज सुधारक का कार्य और पापी समाज का असली रूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है। समाज के अनिष्ट रूढ़ी, परंपरा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप को नष्ट करने के लिए सुधारक कार्य करते हैं। पापी समाज इन सुधारकों की उपेक्षा, निंदा, हत्या करता आया है। सुधारकों की हत्या करके उन्हें स्मारक या मंदिरों में बंद कर दिया जाता है। उनके विचारों को ग्रंथ में बंद कर दिया जाता है। सुधारक और उसका सत्य हार जाता है और पाप जीत जाता है। ये दुनिया की रीत है, विसंगति है, आप देखते आ रहे हैं। उसी के आधार पर समाज में सुधारना करने वाले और सुधारना में बाधा डालने वाले पापी समाज, इन दोनों का तुलनात्मक वर्णन पाठ के आधार पर करना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है। अभिव्यक्ति के लिए आप बाहर के अनुभव लिख सकते हो या अपने अनुभव लिख सकते हो, परंतु लघुत्तरी के लिए पाठ के आधार पर लिखना है। लेखक ने पाठ में सुधारक और पापी समाज के बारे में क्या बताया है ये लिखना है। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए, पाप की अजयता मतलब वह कभी भी पराजित नहीं होता, हमेशा वो जीतता है। अजयता से परिचित कराना और पापी समाज का पर्दाफाश करना निबंध का मुख्य उद्देश्य है। मतलब पाप के 4 हथियार निबंध का मुख्य उद्देश्य है। सुधारकों के स्मारक और मंदिर बनाकर उनकी जयंती पुण्यतिथि बनाने के बजाय उनके विचारों को आचरण में लाने का संदेश दिया गया है। यह पाठ का उद्देश्य है। क्योंकि हम पाठ क्यों पढ़ते हैं? पापी समाज की यह गलत बातें पढ़ने के लिए नहीं, उससे हमें कोई बोध लेना है, उससे हमें कोई सुधार करना है। तो इस तरह किसी के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, यह बताना लेखक का उद्देश्य है। यह इस तरह आपको 3 परिच्छेद में यह 3 अंक के लिए यह लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। कृति 1E में दूसरा प्रश्न दिया है, आशारानी होरा जी ने रूढ़ी, परंपरा, मूल्य के बारे में क्या आशारानी होरा के विचार लिखने हैं, अपने नहीं। ये लघुत्तरी प्रश्न है। देखिए, संक्षेप में प्रस्तावना। आशारानी होरा जी हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। सुनो किशोरी पाठ में लेखिका ने रूढ़ी, परंपरा और मूल्यों के बारे में मार्गदर्शन किया है और रूढ़ी, परंपरा, मूल्य ये हम मुद्दों से लिखिए, बहुत अच्छी तरह से ये उत्तर लिखने के आता है और केवल 2 अंक दिए हैं। ध्यान में रखिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्रमांक देना और उत्तर नीचे लिखना। रूढ़ी समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है और वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए, ऐसा लेखिका का विचार है। यह महत्वपूर्ण बात है। परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती परंपरा निरंतर बहती है, निर्मल जल के समान बहती है। और मूल्य
टूटे फूटे मूल्यों को त्यागना चाहिए और नए मूल्यों का निर्माण करते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मतलब ये पाश्चात्य है, नया है, अच्छा है, इस तरह का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखिका ने बताया है। इस तरह लेखिका ने रूढ़ि, परंपरा और मूल्यों के बारे में हमें मौलिक मार्गदर्शन किया है अथवा लेखिका ने मौलिक विचार यहाँ स्पष्ट किए हैं। इस तरह उत्तर का समारोप करना, प्रस्तावना, उत्तर के महत्वपूर्ण 3 मुद्दे और उत्तर का समारोप, इस तरह 3 अंक के लिए आपको ये उत्तर लिखना है। कृति 1 ई में तीसरा प्रश्न देखिए, 3 लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाने वाले हैं और इनमें से आपको 2 लिखना है। मैंने तीनों के उत्तर दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा इनमें से 2 आपको चुनाव करना है उसका। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने ओजोन विघटन का संकट इस वैज्ञानिक लेख में CFC यौगिक की खोज और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ये CFC यौगिक की निर्मित क्यों हो गई? क्योंकि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए पर्याय, यह भी मुद्दा लिखना आवश्यक है। यह भी मुद्दों से सुंदर ढंग से लिखने के लिए आता है। जिन्हें विज्ञान में रुचि है, यह प्रश्न का चुनाव आप कर सकते हो। 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता था, परंतु ये गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसके विकल्प के रूप में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC यौगिक की खोज हुई। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, इसकी विशेषता या ये लोकप्रिय होने का कारण क्या है? CFC यौगिक रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील थे, इसलिए आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए हैं। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। फिर CFC यौगिक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, फ्रिज आदि में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। इस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अब देखिए एक बात यहाँ हो गई है, गद्यांश भी इस पर आ गया है और यह लघुत्तरी के लिए भी प्रश्न यहाँ आ गया है, क्योंकि इसके पहले एक नमूना कृति पत्रिका दी है और उसमें दूसरा प्रश्न मैंने लिया था अंतरराष्ट्रीय प्रयास। यह ओजोन विघटन का संकट है, उस पर अंतरराष्ट्रीय क्या प्रयास हो रहे हैं, यह भी एक नमूना आपको भेज दिया है। ये दोनों नमूने हैं और दोनों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ रिपीट हो गए हैं। परंतु उत्तर लिखते समय किस तरह लिखना और गद्यांश देने पर कृतियां किस तरह लिखना, ये अलग अलग बातें हैं, ये बात ध्यान में रखिए। देखिए कृति 1 ई दीर्घ ई में साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायल या के घुंघरू, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह हैं। इस तरह पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा आगे बढ़ाई। सुदर्शन जी ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। आशा रानी होरा का लेखन कार्य का उद्देश्य, थोड़ा बड़ा उत्तर है, इनमें से आधा भी उत्तर आप लिख सकते हो, परंतु दोनों लिखना महत्वपूर्ण है। अगर तैयारी हो गई है तभी लिखना, नहीं तो आपको ऑप्शन है यहाँ 4 में से 2 लिखना है। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी के सम्मुख या सामने आदर्श प्रस्तुत करना आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। अगर ध्यान में रहा तो लिखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र के लेखन कार्य की विशेषता, वे वैज्ञानिक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र वैज्ञानिक होते हुए भी हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में विशेष पहचान बनाई हैं, यही उनकी लेखन कार्य की विशेषता है। ये बात ध्यान में रखें। ये आपके स्वाध्याय में नहीं है, फिर भी मैंने सभी प्रश्न पत्र में देने का प्रयास किया। अगर नहीं आया तो प्रारंभिक 3 पाठों पर आपको 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु तैयारी करके रखिए। ये विभाग 2 देखिए, कृति क्रमांक 2 अ आ ई जैसा पहले कृति में हमने लिखा है उत्तर पत्रिका, उसी तरह देखिए कृति 2 पंक्ति छोड़ देना, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। 1 संजाल पूर्ण कीजिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए, यह भी लिखने की जरूरत नहीं, अथवा उचित मिलान कीजिए, यह भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग गोल में हमने यह दिया था, अब यह उत्तर तैयार किया है, इसलिए एक ही गोल में उसका उचित मिलान किया है। देखिए चंवर पवन, दीपक रविचंद, मोती तारका मंडल, मलयानिल धूप, यानी यह जो अंतिम गुरुबानी का जो अंतिम पद है वो पद हमने यहाँ लिया है और इस पद में
वह प्राकृतिक आरती ईश्वर की कैसी होती है ये बताए हैं। और बहुत सुंदर और सरल ढंग से यहाँ कवि ने लिखा है। चंवर मतलब सफेद बालों का गुच्छा पंखा के रूप में ईश्वर को हवा देने के लिए दिया जाता है। यह सृष्टि की हवा, पवन मतलब हवा, वायु, यह प्रकृति को ईश्वर को चंवर के रूप में हवा दे रही है, मतलब पंखे से हवा दे रही है। दीपक, आरती के थाली में दो दीपक हैं, वह रवि और चंद्र। आकाश में सूर्य और चंद्र जो है वह प्राकृतिक आरती के थाल के दो दीपक हैं, ऐसा कहा है। और मूर्ति आकाश के तारका मंडप, मतलब तारे सितारे जो हैं वो चमचम करने वाले तारे यानी मोती हैं। मलयानल मतलब मलय पर्वत है। अनिल मतलब हवा। मलयानिल मतलब मलय और अनिल, इन दोनों शब्दों से बनकर यह शब्द बना है। और मलय पर्वत की ओर से, मलय पर्वत चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है और वहां से जो हवा बहती है उस हवा में चंदन की सुगंध की हवा आती है, इसलिए उस ओर से बहने वाली हवा मतलब सुगंधित धूप है। यह प्राकृतिक ईश्वर की जो आरती होती है उसमें धूप का कार्य, वह हवा मलय पर्वत की आने वाली सुगंधित हवा धूप बनकर उस आरती में उपस्थित है। ऐसा उसका सुंदर वर्णन किया है। आपको यह केवल उचित मिलान यहाँ करना है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द ढूंढकर लिखिए, ऐसा दिया है। सूर्य, रवि चंद्र में से रवि सूर्य है और चंद्र चंद्र, चंद्र मतलब चंद्र। हवा, हवा के लिए पद्यांश में पवन शब्द आ गए। जंगल के लिए वन आ गए हैं। आकाश के लिए गगन आ गए हैं। ये शब्द संपदा के लिए कृति पूछी जा सकती है। और लिखने का तरीका देखिए, कृति 2 अ पंक्ति छोड़ना, दूसरा क्रमांक देकर पंक्ति छोड़ना और उसके नीचे यह आकृति है इसलिए पूरा यह लिखना है। केवल यहाँ चौकोन दिया है, चौकोन में उत्तर लिखते जाना है, नहीं तो इस तरह लिखना चाहिए उत्तर पत्र में। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता। कृति 2 अ में तीसरा अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया है कि ईश्वर की भक्ति में नामस्मरण का महत्व, इसके बारे में लिखना है। मतलब अपने पद्यांश के आधार पर ही लिखना है, क्योंकि गुरु नानक ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्त थे और निर्गुण भक्त की विशेषता थे वे मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। तो आत्मा में ही परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, इस तरह के उनके विचार हैं। और यही विचार इस पर लिखना है। नामस्मरण करना है, मंदिर मस्जिद काबे में जाकर धार्मिक कर्मकांड नहीं करना चाहिए। ये गुरु नानक ने इस पद के माध्यम से उपदेश दिया है। इसी पर आधारित यह अभिव्यक्ति है। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवि मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। ये आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज दिया है। हिंदी साहित्य में एक भक्ति काल है। भक्ति काल में दो प्रकार है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब मूर्ति पूजा न मानने वाले। सगुण भक्ति मतलब मूर्ति पर विश्वास रखने वाले, मतलब तुलसीदास, सूरदास, ये राम भक्त, कृष्ण भक्त थे। परंतु ये निर्गुण भक्त कबीर, जायसी, गुरु नानक, ये निर्गुण भक्त थे और ये पत्थर की मूर्ति पर ईश्वर नहीं मानते, तो अपने आत्मा में ईश्वर को देखते रहते हैं। और इसके लिए नामस्मरण का महत्व उन्होंने यहाँ बताया है। इस पर आधारित आपको 4 पंक्तियां लिखनी है। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवि मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा अपनी आत्मा में वास करता है। परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च आदि में जाने की जरूरत नहीं है। दिन रात हमें परमात्मा का नामस्मरण करना चाहिए। सच्ची भावना और श्रद्धा से ईश्वर का नामस्मरण करने से हम ईश्वरीय बन जाते हैं, हमें ईश्वर का दर्शन होता है। ऐसा निर्गुण भक्त कवियों का विचार है और इसलिए उन्होंने धार्मिक कर्मकांड पर करारा व्यंग्य किया है और आत्मा में परमात्मा होता है और धार्मिक कर्मकांड छोड़ देना चाहिए, ये संदेश दिया है। देखिए, कृति 2 आ दूसरा पद्यांश दिया है और यह भी 6 अंक के लिए आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति के लिए पूछा जाता है। देखिए, कृति 2 आ पंक्ति छोड़ना, एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए अथवा उचित मिलान कीजिए। जो कुछ प्रश्न है वह भी नहीं लिखना है, अगले वो पंक्ति छोड़ देना और उसके नीचे ये लिखना है। देखिए, ये लिखते समय यह दोनों ओर से लिखना है। केवल भविष्य, अतीत, गीत, मित इस तरह उत्तर लिखते हैं छात्र, ऐसा नहीं। तो क्रमांक देकर ये आकृति है, इसलिए ये पूरा लिखना आवश्यक है, क्योंकि ये 2 अंक के लिए है और 4 मिनट में आप ये लिख सकते हो। गीत मेरा यह गाएगा कौन? भविष्य। यह नवनिर्माण कविता का अंतिम पद है। देखिए, इसमें बहुत आसान तरीके से दी है ये कृति। वर्तमान बोला यह अच्छा था, अतीत अच्छा था, अतीत का भी यह अच्छा था, गीत अच्छा था, प्राण के पथ का यह अच्छा था,
मित अच्छा था। मित मतलब मित्र, दोस्तों। यह यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैंने बताया है, केवल उत्तर नहीं लिखना है, तो यह भी एक आकृति है और इसलिए पूरा प्रश्न और उसके सामने उत्तर लिखना आवश्यक है। देखिए कृति 2A दूसरी शब्द संपदा की कृति है। यहाँ भी यही बताना है कि यहाँ चौकोन दिए हैं, आकृति दी है, आकृति में ही उत्तर लिखना है, परंतु केवल आकृतियां देते जाना नहीं, तो उसके साथ नारी यह शब्द लिखना है और एक के बाद एक नीचे नीचे लिखते जाना है, एक एक पंक्ति बीच में छोड़कर बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंटेशन करना है। नारी स्त्रीलिंग, ताज पुल्लिंग, संगीत पुल्लिंग, प्रीति स्त्रीलिंग, इस तरह पहचानना है, परिवर्तन नहीं करना है, तो पहचानना है। पहचानने के लिए कहा जाता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको लिखना है। उसी तरह वचन पहचानने के लिए कहा जाता है, उसी तरह भी एक वचन बहुवचन लिखना है। परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन करना है। देखिए कृति 2A तीसरा अभिव्यक्ति का प्रश्न है और प्रश्न इस तरह दिया है, समाज का नवनिर्माण और विकास में नर और नारी का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस पर आपको यह 40 से 50 शब्दों में आपके अभिव्यक्ति अपने विचार लिखने हैं। यहाँ कविता के आधार पर लिखिए आपको स्त्री पुरुष समानता के बारे में जो लगता है, नर नारी मतलब स्त्री पुरुष समानता, इसके लिए क्या आवश्यक है और कैसा होना चाहिए। देखिए समाज का नवनिर्माण और विकास में स्त्री पुरुष का परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण है। अकेला पुरुष संघर्ष करता रहेगा तो टूट जाएगा, उसे स्त्री का सहयोग महत्वपूर्ण है। उसी तरह स्त्री की शिक्षा, स्वतंत्रता, मानवता, समानता आदि के बारे में पुरुष का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। दोनों ओर से महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्त्री और पुरुष समाज निर्माण रूपी रथ के दो पहिए हैं, दोनों का मजबूत होना आवश्यक है। आज की स्थिति में स्त्री की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुरुष के सहयोग की आवश्यकता है। यह 50 साल पहले यह त्रिलोचन जी बता कर गए हैं कि समाज में स्त्री पुरुष समानता और स्त्री की सुरक्षा के लिए पुरुष का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है, परंतु उन्होंने दूसरी भी बात बताई है, पुरुष के लिए भी स्त्री का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसलिए नर नारी का परस्पर सहयोग समाज के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी भाषा में अपने विचार यहाँ लिखना है 2 अंक के लिए। देखिए कृति 2E और E में 2 कविताएं दी हैं रसास्वादन के लिए। इनमें से एक कविता आपको 6 अंक के लिए रसास्वादन करना है। इनमें एक में मध्ययुगीन कविता आ सकती है और दूसरे में आधुनिक कविता आ सकती है। अब यहाँ देखिए वृंद के दोहे लिए हैं और रचनाकार का नाम, केंद्रीय कल्पना, पसंद की पंक्ति तथा प्रभाव, कविता पसंद आने के कारण, ये महत्वपूर्ण 4 मुद्दे दिए हैं। अगर पेपर सेटर के मन में आ गए तो छंद, अलंकार, प्रतीक, कल्पना यह भी डाल सकता है। और यहाँ शीर्षक नहीं दिया इसलिए कि प्रश्न में ही आ गए हैं, उनके दोहों का रसास्वादन कीजिए। वास्तव में कवि का नाम भी आ गया है और कविता का नाम भी आ गया है, परंतु यह रचनाकार का नाम वृंदावन दास आपको आता है क्या, ये देखने के लिए है। वृंद के दोहे तो हैं और वृंद कवि का नाम वृंदावन दास है, के रचनाकार का नाम है। केंद्रीय कल्पना संक्षेप में लिखनी है, पूरे कविता का सार लिखना है, केंद्रीय भाव लिखना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है वो संक्षेप में बताना है। देखिए कवि वृंद जी ने विभिन्न उदाहरणों से, उदाहरण सभी देने की जरूरत नहीं है, विभिन्न उदाहरणों से हमें व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराया है। छोटी छोटी बातों से जीवन का कटु सत्य बताया है, नीतिपरक बातों की सीख दी है और जीवन का सच्चा मार्ग बताया है। और भी यहाँ उदाहरण दे सकते हो, अनेक तरह की कहावतें, मुहावरों का यहाँ विभिन्न उदाहरण ऊपर कहा ही है, परंतु एकाध होनवार चितवन की इस तरह की कहावत ध्यान में रह गई तो वह भी आप यहाँ लिख सकते हो। केंद्रीय भाव लिखना है, मतलब कवि ने इस कविता के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमें दिया हुआ उपदेश, संदेश, उद्देश्य यहाँ लिखना है। पसंद की पंक्ति तथा प्रभाव, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, ये काव्य पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। अब यह काव्य पंक्ति के नीचे लिखना है, जगह के यहाँ कमी थी इसलिए आगे लिया है मैंने। यह काव्य पंक्ति मुझे पसंद आ गई है क्योंकि इसमें कवि ने कहा है जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है उसे एक दिन नीचे उतरना पड़ता है। यह मनुष्य जीवन की स्वाभाविकता और वास्तविकता बताई है। ऊंचे पद पर पहुंचने पर मनुष्य गर्व करते हैं, परंतु उन्हें भी एक दिन नीचे उतरना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण बात इस कविता में, इस काव्य पंक्ति में बताई है। और 2 वाक्य आप लिख सकते हो। कविता पसंद आने के कारण अनेक हो सकते हैं, परंतु यहाँ केवल 100 शब्दों में हमें ये उत्तर लिखना है, इसलिए कम से कम शब्दों में कवि ने नैतिक मूल्यों का उपदेश सहज सुंदर ढंग से दिया है। और भी यहाँ और एक वाक्य लिख सकते हो, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हो, परंतु हर उदाहरण में कवि ने नीतिमत्ता से,
यानी प्रीति के आधार पर, निधि के आधार पर जीवन का गीत गाओ, परंतु किसी को तुच्छ नहीं समझना। परिस्थिति देखकर हमें जीवन में कार्य करना चाहिए, क्षमता देकर। यह भी एक उदाहरण आप यहाँ देकर लिख सकते हो। इस तरह 4 मुद्दों पर 6 अंक के लिए रसास्वादन। ये मुद्दे महत्वपूर्ण है और हर मुद्दे में दो चार पंक्तियां लिखना आवश्यक है। विस्तार से लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। केंद्रीय कल्पना विस्तार से अगर लिखेंगे हम तो हर उदाहरण और हर उदाहरण का संदेश बताना पड़ेगा और 2 पन्नों का हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 6 अंक के लिए 12 मिनट में आपको इस सुंदर ढंग से लिखना है। वह मुद्दा, मुद्दे के सामने उत्तर, इस तरह इस ढंग से आपको रसास्वादन का प्रश्न तैयार करना है। कृति 2 ई दूसरा रसास्वादन के लिए कविता दी है, पेड़ होने का अर्थ। यहाँ भी कविता का नाम दिया नहीं दिया है। पेड़ हौसला है, पेड़, इस तरह का वह प्रश्न दिया है, इसलिए यहाँ कविता का शीर्षक महत्वपूर्ण है। कविता का शीर्षक पेड़ होने का अर्थ। रचनाकार का नाम डॉक्टर मुकेश गौतम, उनका भी नाम नहीं है। ये आधुनिक कविताएं आसान है, आप लिख सकते हो। केंद्रीय कल्पना, इसमें तो पेड़ का महत्व ही बताना है और पेड़ के माध्यम से कवि ने दिया हुआ उपदेश बताना है। देखिए, मनुष्य जीवन में पेड़ों का महत्व बताया है। आदमी और पेड़ का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी और पेड़ में अंतर है। तुलनात्मक विवेचन इसलिए किया है, कभी कभी आदमी हार सकता है परंतु पेड़ नहीं आ सकता, इसलिए आदमी की पेड़ के साथ तुलना नहीं हो सकती। पेड़ की विभिन्न भूमिकाएं स्पष्ट करते हुए उसके साहस, दानशील, परोपकार आदि गुणों से हमें परिचित करा है। यह साहस मतलब पेड़ आत्महत्या नहीं करता, किसी का हत्या नहीं करता। दानशील, जो कुछ अपने पास है सब कुछ देता है। ये परोपकार का भाव है, औषधि गुण उसके हैं और उसके शरीर के सभी अवयव यहाँ पशु, पक्षी, मनुष्य सभी सजीवों के लिए उपयोग में आते हैं। ये परोपकार का भाव आदि गुणों से हमें परिचित किया है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक, दोस्त और हितैषी है। शिक्षक इसलिए कि पेड़ हमें समझाता है। देखिए, ऊपर कड़ी धूप होती है और धरती के नीचे जड़े जाकर वह क्षार का शोषण करते हैं और इसी पर उनका जीवन आधारित होता है। यानी दिन रात मेहनत करनी चाहिए। ये पेड़ शिक्षक के रूप में मनुष्य को बताता है। दोस्त है, हमें तो हर तरह से वो मदद करता है, छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। हितैषी है मतलब हित हमारा देखता है। यह केंद्रीय भाव में यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। ये आसान है, आधुनिक है, इसलिए 2 पंक्तियां आप अच्छी तरह से याद करके यहाँ लिख सकते हो। और क्यों यह पसंद आ गई? जीवन में असफलता आने पर डरना नहीं चाहिए, क्रोधित होकर किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए और निराश होकर आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। पेड़ हमें आशावादी रहने का संदेश देता है। ये 2 पंक्तियां बहुत मौलिक संदेश देती हैं, इसलिए पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव यहाँ लिखना है। आगे देखिए, कृति 2 ई। अब यहाँ 2 यह प्रश्न क्रमांक है, 2 नहीं है, यह कृति क्रमांक 2 ई में 4 प्रश्न हमको लिखने हैं। यह भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। देखिए, कैलाश सिंगर की 2 रचनाएं लिखनी है हमको। सूरज तुम्हारा है, सुबह होने का इंतजार आदि कैलाश सिंगर की रचनाएं हैं। कम से कम 2 लिखना, यह आधे अंक के लिए है। धरती, दिगंत आदि त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह हैं, यह भी 2 लिखे हैं। आदि शब्द इसमें डालना। गुरु नानक जी के पद की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। तो यहाँ हम इस साल हमने गुरु नानक की पदों का अध्ययन किया है, इसलिए पद की विशेषता अलग है, दोहे की विशेषता अलग है। पद्य काव्य रचना की भाषा सहज सरल है और शैली गेय है। गेय मतलब गाने के लिए उसमें गेयता है, ताल लय है, इसलिए गेय शैली है और भाषा सहज सरल है। ये भाषा शैली की विशेषता है। शैली और भाषा अलग अलग है। भाषा सहज सरल है और शैली मतलब ढंग, ये गेयता है। नई कविता का परिचय दीजिए, इस तरह का एक प्रश्न है, 1 अंक के लिए। नए भावबोध को व्यक्त करने वाली नई कविता है, इतना भी लिख सकते हो। अथवा नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है, यह भी एक विशेषता है। कोई भी एक विशेषता लिख सकते हो, अगर याद रहा तो दोनों भी लिखिए। नए भावबोध को व्यक्त करने वाली नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है। दर्पण मतलब आईना, जो घटित होता है वह कविता में हमें दिखाई देता है। ये नई कविता की विशेषता है। और इस तरह यहाँ यह 4 प्रश्न है, इनमें से 2 प्रश्न का सही उत्तर लिखना है आपको 1 अंक के लिए। यह शब्द साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित कृति क्रमांक 2 ई है। देखिए, विभाग 3 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया एक ही काव्य है और 10 अंक के लिए उसी पाठ पर स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आकलन शब्द संपदा कृति के लिए कोई भी 12 पंक्तियों का एक पद्यांश दिया जाएगा। कृति 3 अ,
यह पंक्ति छोड़ देना। एक तालिका पूर्ण कीजिए, यह भी छोड़ देना, लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे तालिका बनाकर उसमें उत्तर लिखना है। और यह काव्य पंक्ति भी बहुत सीधे ढंग से दिए हैं। उजड़े हुए कुंज, कुंज मतलब लता वेलियों से बना हुआ कुंज। कृष्ण की सेनाएं 18 औक्षहिणी, यह कविता पढ़ाते समय बताए हैं 18 औक्षहिणी का अर्थ। वह जितने हाथी हैं, घोड़े हैं, वह 21,870। तो इनमें से जो अंक हैं उनके उनको मिलाकर 18 बन जाता है। उतने हाथी, उतने घोड़े, उतने रथ, उतने ही सैनिक, 1,90,000 सैनिक हैं। यह हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक ये सब मिलकर 18 औक्षहिणी है। और जो अंक बना है वह अंकों की जो अंक है उनको मिलाया जाता है तो 18 आ जाता है, इसलिए औक्षहिणी 18 कहा गया है। आकाश पर छाई हुई धूल, क्योंकि वहां से घोड़े रथ जा रहे हैं इसलिए धूल उड़ रही है। रौंदी हुई लताएं, यानी इतने रथ, घोड़े, हाथी जा रहे हैं कि सभी वो गोकुल की लताएं हैं वो सभी उन्होंने रौंद दी हैं, तोड़कर उसका विनाश कर दिया है। देखिए, समानार्थी शब्द लिखिए या इन शब्दों के लिए अर्थ लिखिए। युद्ध या पर्यायवाची शब्द लिखिए। युद्ध, लड़ाई, समर। कनु, कृष्ण, कान्हा। प्रणाम, नमस्कार। राह, मार्ग, रास्ता, ये पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। और इसी तरह लिखना। कृति क्रमांक 3 अ पंक्ति छोड़ देना, 2 और उसमें 2 में हमें यह शब्द संपदा लिखनी है। कृति 3 अ, इसमें 3 में अभिव्यक्ति पूछे गए हैं। देखिए, अभिव्यक्ति में यहाँ वृक्ष की उपयोगिता बताई है, क्योंकि वह उस जो पद्यांश दिया है वहां सेना जाने वाली है और सेना जा रही है तो पेड़ों को काट दिया जा रहा है, लता रौंदी दी जा रही है। जिन पेड़ों का इतना महत्व है वह युद्ध, सेना ये सब कुछ भूल गई है। और ये प्राकृतिक संसाधनों का युद्ध विनाश करता है, ये बताने का उद्देश्य है। इसलिए वृक्ष की उपयोगिता अथवा युद्ध की भीषणता पर आपके विचार लिखिए, यह भी पूछा जा सकता है। परंतु यहाँ वृक्षों का नुकसान हो रहा है इसलिए वृक्ष पर लिखना है, जो कि हमने पेड़ होने का अर्थ में देखा है। और यही बात यहाँ देखी जाने वाली है। देखिए, वृक्ष के जड़ से लेकर बीज तक सभी अंग उपयोग में लाए जाते हैं। होम हवन हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, फल, फूल, पत्ती, डाल, जड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। पीपल, नीम, आम, केला, बरगद आदि वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती है। सुपारी को गणेश और नारियल को श्रीफल मानकर पूजा की जाती है। वृक्ष प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण का संतुलन रखने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये थोड़ा अलग तरह से वृक्ष की उपयोगिता बताई है। और पेड़ होने का अर्थ में पेड़ का अलग ढंग से हमने वहां लिखा है। दोनों की अलगता ध्यान में रखिए। विशेष अध्ययन में कृति क्रमांक 3 आ में आपको दो प्रश्न दिए जाने वाले हैं और इनमें से एक प्रश्न आपको लिखना है 4 अंक के लिए। देखिए, 4 परिच्छेदों में ये लिखना है, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और 2 ही प्रश्न हैं। राधा का युद्ध और प्रेम के बारे में जो विचार हैं, और दूसरा प्रश्न है वह आधुनिक मानव की व्यथा कनुप्रिया काव्य के आधार पर कवि ने बताए हैं। इनमें से पहला राधा से संबंधित देखिए। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया काव्य कृति महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी है। संक्षेप में एक वाक्य में प्रस्तावना की है, अगर हो सकता है तो आप लिख सकते हो। धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। कनुप्रिया इस यह काव्य महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी है काव्य कृति। इस तरह 2 वाक्य भी बना सकते हो। राधा का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग कनुप्रिया काव्य की कथा के मूल स्रोत हैं। प्रेम और युद्ध परस्पर विरोधी जटिल स्थितियां हैं। प्रेम सृजनात्मकता का प्रतीक है और युद्ध विनाश का प्रतीक है। राधा प्रेम और युद्ध की व्याख्या करती है। वो युद्ध के जटिल क्षणों की अपेक्षा तन्मयता के क्षणों को महत्व देती है। वो जीवन की सार्थकता प्रेम में मानती है। इतिहास का क्रूर चक्र राधा के प्रेमी को मतलब कनु को उसकी बाहों से छीन कर ले गए हैं। फिर भी राधा उस प्रेम के प्रति निष्ठावान है। तन्मयता के गहरे क्षणों में जीने वाली राधा का सरल मन जटिल बुद्धि और यथार्थ की विषमता को झेल नहीं पाता। इसलिए राधा कनु से पूछती है कि युद्ध की सार्थकता क्या है। ये राधा ने युद्ध और प्रेम का तुलनात्मक विवेचन वो सोच रहे हैं, उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। वो बार बार कनु से पूछ रहे हैं क्यों युद्ध किया जा रहा है, युद्ध से तो हानि होती है। और अब समारोह इस तरह राधा के माध्यम से कवि ने बताया है, जीवन की सार्थकता के लिए युद्ध नहीं तो प्रेम आवश्यक है। इस तरह आपको लिखना है, इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि यह हमें
इस पद्यांश के मतलब कविता के आधार पर लिखना है, यह अभिव्यक्ति नहीं है। यह लघुत्तरी 4 अंक के लिए प्रश्न है, इसलिए आपको कविता के आधार पर ही लिखना है, इसलिए सभी बातों का आना आवश्यक है। ये कविता के अंदर जो बातें आ गई हैं उसी पर यह उत्तर तैयार किया है। एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और बिना देखे लिख कर देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर एक पहला प्रश्न नहीं लिखना है तो ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, यहाँ कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किस तरह किया है, इस पर आधारित है। वही प्रस्तावना है, क्योंकि कविता वही है, दो ही प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इनमें से एक की तैयारी करनी है। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। धर्मवीर भारती जी का कनुप्रिया ये बहुचर्चित काव्य है। यह आधुनिक मूल्यों का काव्य है। इसका मूल आधार राधा का प्रेम और महाभारत का युद्ध प्रसंग है। राधा को प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक लगता है। यहाँ प्रेम और युद्ध इन दो परस्पर विरोधी जटिल स्थितियों को समझाने का प्रयास किया है। राधा को प्रेम को जर्जर करने वाले युद्ध में सार्थकता नजर नहीं आती है। युद्ध बाह्य जगत का होता है तो प्रेम का साक्षात्कार भीतरी जगत में होता है। ठीक उसी तरह आज का मनुष्य केवल बाह्य जगत में जीता है, वो भौतिक सुख सुविधा में खो जाता है, परंतु उसका आंतरिक जगत खोखला रहता है, मतलब मन। बाह्य सुख सुविधा होकर भी आज का मानव भीतर से असुरक्षित, बेचैन और चिंतामग्न हो गया है। भाईचारा, प्रेम, सहयोग समाप्त हो रहा है और स्वार्थ, आत्मकेंद्री भाव पनप रहा है। महाभारत युद्ध एक विशिष्ट स्थान और सीमित समय में हुआ था, परंतु आज के मानव का युद्ध जीवन के अंत तक चलता है। महत्वाकांक्षा के कारण मनुष्य मरते दम तक युद्ध करता है, लड़ता है जिंदगी में। इस तरह कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इस तरह उत्तर का समारोह करना है। हो सका तो 4 अंक के लिए हैं, 4 परिच्छेद में, यहाँ 3 परिच्छेद हो गए हैं, ये बीच वाला परिच्छेद बहुत लंबा हो गया है, तोड़कर 2 परिच्छेद बनाइए और 4 परिच्छेद में सुंदर ढंग से यह 100 यह आपको 100 या 180 शब्दों में लिखना है। 80 से 100 शब्दों में भी लिख सकते हो आप। अब देखिए विभाग 4, यहाँ कृति अ आ ई इस तरह हमको यहाँ लिखना है। देखिए कृति 4 अ, वह प्रश्न की पंक्ति छोड़ देना और यहाँ 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हैं 6 अंक के लिए। इनमें से एक प्रश्न आपको लिखना है। पल्लवन की प्रक्रिया लिखिए अथवा ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियां लिखिए। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आप 120 शब्दों में विस्तार से ये लिख सकते हो तो जरूर लिखिए। और पल्लवन की प्रक्रिया बहुत सुंदर ढंग से किताब में दी है, पाठ में दी है। ब्लॉवलोकन की सावधानियां भी दी हैं। यह अलग ढंग से नोट लिखने की जरूरत नहीं, जैसी सावधानियां किताब में है वैसी ही तैयार करनी है। अगर आपको कोई कठिनाई लगती है तो गूगल पर जाइए और ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक सावधानियां इस तरह प्रश्न डालने पर आपको ये उत्तर मिलेगा। परंतु इसमें एक गलती होने की संभावना है। 6 अंक के लिए है, 12 मिनट में 120 शब्दों में, मतलब कम से कम 12 से 15 पंक्तियों में लिखना है और कोई भी मुद्दा नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसे होने की संभावना है तो इसके लिए अथवा प्रश्न है। देखिए कृति 4, यह जो ऊपर अ है उसके लिए अथवा अ है यहाँ, और यहाँ गद्यांश दिया है फीचर लेखन पर, और यहाँ आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति लिखना है और आपके सामने गद्यांश होने वाला है। गद्यांश में देखकर ये उत्तर लिखना है। आपको जो सही लगता है वो कीजिए। इनमें आकलन के लिए पूछा गया है। देखिए इनका प्रयोग फीचर लेखन में 4 चांद लगा देता है। 4 चांद लगा देता है मतलब फीचर लेखन का सौंदर्य शोभा बढ़ाता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग 4 चंद में लगा देता है। यह आकलन कृति है, गद्यांश में सही ढंग से दिया है, आप ढूंढकर ये लिख सकते हो। कृति 4 अ, यह दूसरा क्रमांक है शब्द संपदा। ता प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। देखिए भाव प्रधानता, विश्वसनीयता, तार्किकता, नवीनता, हर शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगा है। यह शब्द संपदा के लिए कृति दी है। यही 4 शब्द फीचर लेखन की विशेषताएं संजाल पूर्ण कीजिए के लिए भी पूछे जा सकते हैं, यह ध्यान में रखें। अब देखिए कृति 4 अ, तीसरा अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया है। फीचर लेखन के बारे में आपके विचार लिखिए। इतना गद्यांश पढ़ने के बाद फीचर लेखन की क्या कला है, आपको क्या लगता है, आपको इस क्षेत्र में करियर करना है क्या, उसकी विशेषता क्या है, यह आपको गद्यांश पढ़कर अपनी भाषा में अपने विचार लिखना है। जैसे का तैसा गद्यांश यहाँ नहीं लिखना है। फीचर लेखन एक कला है,
जिन्हें पत्रकारिता में रुचि है वे फीचर लेखन में करियर कर सकते हैं। फीचर लेखन समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। मतलब फीचर लेखन समाचार पत्र में आप ट्विटर पर लिख सकते हो, ब्लॉग में लिख सकते हो। फीचर के आलेख में नवीनता, भाव प्रधानता, तार्किकता और विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। जो कुछ लिखते हो इसमें ये सभी विशेषता को ध्यान में रखकर लिखना है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना है। फीचर लेखन किसी घटना को मनोरंजक और आकर्षक शैली में लिखने की कला है। ये लिखने की कला है, जैसे निबंध लेखन की कला है उसी तरह फीचर लेखन की कला है। मनोरंजक, आकर्षक, निष्पक्ष ढंग से यह लिखना है। फीचर लेखन प्रभावी होने के लिए प्रभावी भाषा, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि का प्रयोग करना आवश्यक है। और इस तरह फीचर लेखन के बारे में यह बातें हैं। जो विशेषता है उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दों को लेकर फीचर लेखन लिखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो इस क्षेत्र में करियर करने वाले हैं इन्हें सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। कृति 4 देखिए, यहाँ भी लघुत्तरी 2 प्रश्न है, 2 में से 1 लिखना है और 4 अंक के लिए है। शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन। मई उद्घोषक पाठ पर सूत्र संचालक करना है। प्रसिद्ध संगीत महोत्सव में सूत्र संचालक किस तरह संचालन करता है ये आपको लिखना है और 80 से 100 शब्दों में लिखना है। हो नहीं सकता। अगर आपको लेखन गति अच्छे हैं, आपकी तैयारी है तो लिख लीजिए। ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन लिखना है। ग्रामीण छात्र ग्रामीण जीवन में जो समस्या है उस पर आप अच्छी तरह से ब्लॉग लिख सकते हो। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। 80 से 100 शब्दों में आपको 4 अंक के लिखना है। अथवा यहाँ देखिए, उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 4 पाठ पर 4 वाक्य आने वाले हैं, पर्याय दिए जाने वाले हैं, उनमें से एक उचित पर्याय वाक्य में डालकर वाक्य फिर से लिखना, यह महत्वपूर्ण बात है। और लिखने का ढंग देखिए, कृति 4 आ पंक्ति छोड़ दीजिए और नीचे पूर्ण वाक्य लिखना है, केवल उत्तर नहीं लिखना है। सूत्र संचालन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्लॉग के संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। जो पर्याय आपने चुन लिया है वो लिख लीजिए और उसे अधोरेखांकित कीजिए। और ये बहुत आसान है, 4 अंक आपको मिल सकते हैं, परंतु ये 4 पाठ गहराई से, सूक्ष्मता से एक बार अच्छे तरह से उसका वाचन करना आवश्यक है। कृति 4 ई, यह अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसमें आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति पूछी जा सकती है। अब यह मैंने प्रश्न पत्र के उस विभाग में बताया है कि वह सहृदयता परिवार में कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें परिवार के सदस्यों को क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह बताया है। इसी के आधार पर पहले आकलन कृति है। देखिए, वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, पिता में श्रद्धा रखो, माता में श्रद्धा रखो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, पति शांत और मधुर आचरण करने वाला हो। यह 4 मुद्दे आपके गद्यांश में है, ध्यान से देखना। और वेद में क्या कहा गया है ये 4 मुद्दों में 2 अंक के लिए लिखना है। कृति 4 ई, देखिए शब्द संपदा के हैं। देखिए ई की पंक्ति छोड़ देना, 2 यह शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, यह भी पंक्ति छोड़ देना और उसके नीचे एक के बाद एक नीचे नीचे अंक लिखते हुए 4 शब्द युग्म लिखना है। पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, ये शब्द युग्म उस गद्यांश में आ गए हैं और ये रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण है और सहृदयता के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शब्द संपदा के लिए यह कृति 4 ई, तीसरा क्रमांक यह अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दिया है। परिवार में सहृदयता का महत्व, इस पर आपके विचार लिखिए। परिवार एक छोटा समाज होता है। परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहृदयता से पेश आना चाहिए। छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, इसलिए बड़ों को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन के साथ परस्पर द्वेष तथा छल नहीं करना चाहिए। क्रोध को शांति से और बुराई को अच्छाई से जीतना है। घर का कोई भी कार्य सहृदयता से संवाद और चर्चा करने से सफल होता है। ये गद्यांश में बहुत सुंदर ढंग से दिया है। इनमें से अपनी भाषा में अपने विचार सहृदयता के बारे में उन मुद्दों को लेकर आपको यह अभिव्यक्ति लिखनी है। कृति 4 ई, देखिए पारिभाषिक शब्दावली है। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक अनुवाद लिखना है और इस तरह एक के बाद एक 8 क्रमांक दीजिए और एक एक के सामने अगर समय मिला तो अंग्रेजी शब्द और हिंदी लिखिए, नहीं तो पहले क्रमांक दीजिए, एक एक पंक्ति बीच में छोड़िए और उस अंक के सामने सही उत्तर लिखिए। जस्टिस न्यायमूर्ति, इनवैलिड अवैध,
एक्शन कार्यवाही, ऑप्टिक फाइबर प्रकाशीय तंतु, ग्राफिक टेबल आरेखन तालिका, कमीशन आढ़त, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, डिडक्शन कटौती। इस तरह आपको अच्छे तरह से लिखने के लिए आ जाएगा। 4 अंक के लिए 8 मिनट है आपके सामने और 8 मिनट में आप अच्छे तरह से ये सब कुछ लिख सकते हो। 4 सही लिखना है। अगर समय मिला तो सभी लिखिए। विभाग 5 देखिए, कृति क्रमांक 5 काल परिवर्तन का प्रश्न है। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत उत्तर लिखना है। वो वाक्य भी लिखकर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र आपके सामने होता है। वहां का वाक्य देखकर कोष्टक में जो सूचना दी है उसी के अनुसार बदलना है। अपूर्ण भूतकाल पहले वाक्य में किया है। देखिए, सुधारक करुणाशील हो रहा था, जिसमें परिवर्तन किया है उसके लिए उसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल किया है। सीएफसी श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा कर रही है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई थी, पूर्ण भूतकाल है। देखिए, इस ढंग से बीच बीच में एक पंक्ति छोड़कर अच्छे तरह से क्रमांक दीजिए और 1 2 3 4 ये सभी लिखिए। इनमें से 2 सही आने पर 2 अंक आपको मिलने वाले हैं। कृति 5 देखिए, ये हमने प्रश्न पत्र देखते समय सभी समझाकर बताए हैं। पहला उदाहरण है बड़ी बड़ी आंखों वाला, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। उपमा अलंकार, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, यह उपमा अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में दिया है, जो बलवान लोग होते हैं उन्हें सभी मदद करते हैं, जो निर्बल होते हैं उन्हें कोई मदद नहीं करता। पवन का उदाहरण देकर किया है। रूपक अलंकार, चरणों को ही सरोज मतलब कमल का है, इसलिए रूपक अलंकार है। कृति 5 देखिए, रस पहचान कर लिखना है। अद्भुत रस का उदाहरण दिया है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, यह अद्भुत है, असंभव है, इसलिए उसमें अद्भुत रस है। दूसरा श्रृंगार रस है। सीता अपने कंगन में जो आईना है उसमें राम का प्रतिबिंब देखती ही रहती है, उसे सुध ही नहीं रहती, यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। और यहाँ कैकेयी सक्रोध कहती है, क्रोधित रूप है, मतलब वो रौद्र रस है। और मिट्टी और कुम्हार की बातचीत है। एक समय मेरा भी आ जाएगा, तब मैं तुझे कुछ लूंगा, ये मिट्टी कुम्हार को बताती है, ये शांत रस का उदाहरण है। कृति 5 देखिए, ये मुहावरे हैं, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। गले के नीचे उतरना, स्वीकार करना। सुधारक का कार्य निंदकों के गले के नीचे नहीं उतरता है। मुहावरे का प्रयोग करना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। बीच में एक पंक्ति छोड़ दीजिए। दूसरा उदाहरण मुहावरा लिख कर लेना है। कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। आजकल रचना सहेलियों से कन्नी काटने लगी है, अधोरेखांकित कीजिए। 2 ही सही लिखना है। अगर आपको आते हैं, समय है तो 4 भी लिखिए। जान बख्शना, जीवन दान देना। बैजू ने तानसेन की जान बख्शी थी। होड़ मचना, प्रतिस्पर्धा होना। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है, यह ध्यान में रखिए। इस तरह 4 पाठ पर 4 मुहावरे दिए जाते हैं, इनमें से सही 2 आपको लिखना है। कृति 5 देखिए, वाक्य शुद्धिकरण करना है। 2 गलतियां दी हैं। देखिए, हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। गई दिया है, तित गया करना है, और प्राकृतिक में ती दीर्घ दिया है, वो ती ह्रस्व करना है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। यहाँ की दिया है और प्याले दिए हैं, उसके के और प्याला करना है। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। यहाँ के दिया है और हो दिया है, वो निकालकर का फैसला है, ये लिखना है। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, यह मीठे शब्द गलत दिया है और था दिया था। बहुत पक्षी हैं इसलिए बहुवचन में है, इसलिए थे लिखना है। और इस तरह यह वाक्य पूरा लिखना है। जहां सुधारना की है वहां अधोरेखांकित करना है और एक एक पंक्ति बीच में छोड़कर ये 4 भी वाक्य आप आराम से 4 मिनट में लिख सकते हो। और इस तरह 5 विभाग में ये उत्तर पत्र आदर्श तरीके से इस तरह लिखना है। और यहाँ ये उत्तर पत्र का नमूना समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।